हेलो दोस्तों, मैं अनीस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लिंथ कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए बायोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या सिंगल कंप्लीट वीडियो है, आई थिंक इसमें 250 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको देख लें। और इसके बाद बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए आपको कहीं भी बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और न किसी का नोट्स पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अपने आप में एक सिंगल और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्लीट वीडियो होने वाला है बायोलॉजी के लिए, ठीक है। और वो एग्जाम को, कौन सा एग्जाम को ये टारगेट करेगा, तो ये बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया था? तो वो लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, ठीक है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पीसी कल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पीसी कल्चर। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछेगा तो अरस्तु। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने दिया था? तो लैमार्क प्लस ट्रेविरेनस ने। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑर्गेनिज्म का पांच किंगडम यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जो थ्योरी है वो किस किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वो आर एच विटकर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? आर एच विटकर के द्वारा दिया गया था। सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस के अंतर्गत आते हैं? किस में आता है? किस में आता है? एक्चुअली ये मेरा नोट्स है तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया था, तो थोड़ा कुछ कहीं कहीं लिखने का तरीका आपको चेंज लगेगा, बट मैं इसको आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस में आते हैं? तो वो मोनेरा जगत में आते हैं सब प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ये सब मोनेरा जगत के आते हैं। क्या जाते हैं? मोनेरा जगत। और आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सभी के सभी प्रोकैरियोटिक जीव हैं। यूकैरियोटिक नहीं बल्कि प्रोकैरियोटिक यानी पुराने वाले जीव है, ठीक है। पादप जगत और जंतु जगत के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है? यानी दोनों को मिलाने का काम करता है यूग्लिना। यानी यूग्लिना, और यूग्लिना किस जगत में आता है? तो ये प्रोटिस्टा जगत में आता है। किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी स्पीसीज है। जीवों की द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो लिनियस ने दिया था। लिनियस के द्वारा दिया गया था जीवों की द्विनाम पद्धति दिया गया था। मनुष्य, यहाँ कुछ मैंने वैज्ञानिक नाम दिए जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। मेढक का राणा टिग्राना। बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली को क्या बोलते हैं? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता को बोलते हैं कैनिस फैमिलरीज। कैनिस फैमिलरीज। गाय को बोलते हैं बॉस इंडिकस। गाय को बोलते हैं बॉस इंडिकस। मक्खी को बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। आम को बोलते हैं मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है। फिर है द्विनाम पद्धति में पहला शब्द। ये जो द्विनाम पद्धति है, ये द्विनाम पद्धति है, एक नाम या एक नाम है ना, सब में दो दो है तो द्विनाम पद्धति है ये सब। तो द्विनाम पद्धति में जो पहला शब्द है यानी जो आम में मैग्निफेरा है, ये वंश को दिखाता है, और दूसरा जो इंडिका है वो जाति को दर्शाता है, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति में पहला पहला शब्द वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है, ठीक है। जैसे मनुष्य का शब्द वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, तो इसमें होमो दिखाएगा वंश को और सेपियंस है जाति, ठीक है। जीव द्रव्य शब्द का खोज किसने किया था? तो जीव द्रव्य का पुरकिंजे। एक्चुअली जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, तो पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजे, हमें ऐसे याद किया, ठीक है। तो जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है? जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा गया। किसे कहते हैं? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में लगभग कितना जल होता है? कितना प्रतिशत जल होता है? तो जीव द्रव्य में लगभग 80% के अप्रोक्सीमेट जल ही होते हैं। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो चूंकि 80% जल होता है तो अकार्बनिक में 81 या 80 भी बोल सकते हो, और कार्बनिक यौगिक 19 या 20 हो सकता है, ठीक है। तो ये जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात है 81:19, ठीक है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो वो सेल। हमको पता, हम लोग को सबको पता है कि हमारा बॉडी सेल से मिलकर के बना हुआ है, तो सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो वो सेल है।
पहली बार कोशिका को देखा और वर्णन किया। सबसे पहले बार कोशिका को देखने वाले व्यक्ति का नाम था एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, यानी बेसिकली ल्यूवेनहॉक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका को देखा था। ठीक है, लेकिन कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक थे तो रॉबर्ट हुक थे। यहाँ दो अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले कोशिका को देखे थे ल्यूवेनहॉक, लेकिन कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन है? तो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। और सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो वो स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा दिया गया था। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान, यानी दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था। पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके पहले मैंने देखा था कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर जो होता है ना, तो कहाँ बैठ के चला रहा है? कोशिका के अंदर, कोशिका में बैठ के झिल्ली खा के क्या कर रहा है? पीसी चला रहा है, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तारक काय की खोज किसने की? तारक काय की खोज करने वाला आदमी था बोबेरी। इसको बोल सकते हैं तार के पेड़ पर चढ़ गया। कौन चढ़ गया? तो बेरी बेरी तार के पेड़ पर चढ़ जाता है, कोबा खा लेगा, बोलता ना, तो तार के पेड़ पर चढ़ जाता है कब? तो बार बार, यानी बेरी बेरी तार के पेड़ पर चढ़ जाता है। तारक काय की खोज बेरी बेरी यानी बोबेरी ने किया था। ठीक है, सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? तो सेंट्रियोल तारक काय यानी सेंट्रोसोम में पाया जाता है। सेंट्रोसोम में, यानी तारक काय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं, तो सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? सेंट्रोसोम में पाया जाता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकना होता है? तो वो राइबोसोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? राइबोसोम। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है, क्योंकि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में यह राइबोसोम के कारण चिकना नहीं होता, बल्कि खुरदरा अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी होती है राइबोसोम के कारण। तो फिर से एक बार बता देते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी होती है? तो वो राइबोसोम के कारण होना चाहिए। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संश्लेषण कौन करता है? तो वो पर लिपिड करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी संश्लेषण करती है? तो वो लिपिड की करती है। किसकी करती है? तो लिपिड की करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है फैट और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन का, यानी बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही रहता है ट्रांसपोर्टेशन का। क्या काम रहता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसीलिए, और ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो फैट और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, फिर है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन फैक्ट्री को बोलते हैं राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम कितना प्रकार के होता है? तो राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, एक होता है 80S, एक होता है 70S। 80S मतलब यूकैरियोटिक हो गया और 70S मतलब प्रोकैरियोटिक हो गया, यानी 80S एडवांस फंक्शन वाला मिसाइल है और 70S जो ओल्ड फंक्शन वाला मिसाइल है। ठीक है, यानी ये एडवांस है और ये ओल्ड वाला है। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला आदमी का नाम था अल्टमैन। अल्टमैन यानी बोलता है ना माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? अल्टमैन है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया विखंडन विधि के द्वारा विभाजित होता है। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बेसिकली ये तीन चीजों में पाया जाता है, केंद्रक, माइट्रोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। फिर से बोलिए, केंद्रक, माइट्रोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में ये तीन जगह है जहां पर डीएनए पाया जाता है। गॉल्जी काय की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो गॉल्जी का एक वैज्ञानिक के नाम पर ही है, कैमिलो गॉल्जी। इस गॉल्जी नामक वैज्ञानिक के नाम पर ही गॉल्जी काय का इसको बोला गया। ठीक है, तो गॉल्जी काय की खोज कैमिलो गॉल्जी के द्वारा किया गया था। कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर यानी यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो गॉल्जी काय को।
अब यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर मतलब कौन आएगा कौन जाएगा, है ना, कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ नहीं जाएगा, इस सब को मैनेज करने का काम कौन करता है, गॉल्जी काय करता है, कौन करते हैं, तो गॉल्जी भैया करते हैं, इसलिए गॉल्जी काय बोलेंगे। लेकिन इसके पहले जो ऊपर क्वेश्चन आया था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कौन सा है, तो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने का काम कौन करता है, गॉल्जी काय करता है, याद रखिएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने का काम मैनेज करने का काम कौन करता है, तो गॉल्जी काय करता है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। फिर लाइसोसोम की खोज किसने किया, तो डी डुब्बे ने किया था, किसने किया था, डी डुब्बे के द्वारा किया गया था लाइसोसोम। मैं इसको याद रखता हूँ कि जब भी दुब्बे जी आते हैं तो घर में लाई लेकर आते हैं, खाने वाला जो लाई होता है ना, हाँ, तो उसी को बोलते हैं। जब भी दुब्बे जी घर आते हैं तो क्या लेकर आते हैं, लाई लेके आते हैं, इसलिए लाइसोसोम की खोज डी दुब्बे। स्तनधारियों के आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, तो स्तनधारी के आरबीसी में क्या नहीं पाया जाएगा, लाइसोसोम है, क्या नहीं, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। हरित लवक में क्या पाया जाता है, हरित लवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर, जो कि हरित लवक में ही खाना बनता है, इसलिए पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, हरित लवक को कहते हैं। क्यों, क्योंकि हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही खाना बहुत मतलब क्लोरोफिल खाना बनाने में अहम रोल निभाता है, इसलिए पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, हरित लवक को कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होगा, कैरोटीन के कारण। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है, लाइकोपीन। और चुकंदर में कौन सा पाया जाता है, तो चुकंदर में बीटानीन पाया जाता है, चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है, बीटानीन पाया जाता है। केंद्रक की खोज किसने किया था, तो केंद्रक की खोज करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। इसको कैसे याद रखें, क्योंकि आंख के केंद्र में यानी आंख के पुतली को गौर से आप देखेंगे तो आपको ये ब्राउन ब्राउन दिखाई देगा, ब्राउन दिखाई देता है ना, तो मैं इसको ऐसे याद रखा हूँ कि जो केंद्रक है, आंख के केंद्र है, वो ब्राउन रहता है, तो खोज करने वाला था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो मानव में गुणसूत्रों की कितना मतलब जोड़ा कितना है, तो 23 जोड़ा है। लेकिन अगर संख्या पूछा जाएगा तो 23 गुने 2 बराबर 46 हो जाएगा, ठीक है। तो मानव में गुणसूत्र कितना जोड़ा है, 23 जोड़ा, और संख्या में 46 हो जाएगा। वंशागति का वाहक किसे कहते हैं, वंशागति यानी एक मतलब कहता है ना, वंश बढ़ाना, मतलब एक से वंशागति का जो वाहक होता है वो गुणसूत्र के कारण होता है, किसके कारण होता है, गुणसूत्र के कारण। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने वाला 2 पर्सन था, एक था वाटसन और एक था क्रिक, यानी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किया गया था, ठीक है। डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हरगोविंद खुराना। और आपको बताना हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, चिकित्सा के क्षेत्र, ठीक है। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको ऐसे याद रखो कि प्रोटीन जब आदमी खा खा के जीव में क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसका, यानी बदलाव हो जाता है, बॉडी बिल्डर बन जाता है। तो मैं इसको याद रखता हूँ, प्रोटीन का अंतिम उसका क्या होता है, जो का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना बॉडी को, होता है ट्रांसलेशन उसको पड़ता है ना। तो प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है, तो सबसे पहला जो प्रकाश संश्लेषी जीव है वह है साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा जगत में आता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है, साइनोबैक्टीरिया। फिर है आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो आनुवंशिकता का पिता कहने वाले व्यक्ति का नाम है ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो वो ग्रेगर मेंडल को कहते हैं, मेंडल। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया, आनुवंशिकता शब्द देने वाले पहले व्यक्ति का नाम था विलियम वाटसन, विलियम वाटसन। हम इसको याद रखते, छोड़िए उसको, ये बताने का ट्रिक नहीं है। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया, तो विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया था। जीन शब्द किसने दिया, जीन शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम था जोहानसन, जैसे जोहानसन है ना, जीन शब्द जोहानसन के द्वारा दिया गया था। आनुवंशिकी के प्रयोग में किस पौधा का यूज हुआ है ना, आनुवंशिकी का जब प्रयोग हो रहा था तो उसमें कौन से पौधे का यूज किया गया था, तो वो किया गया था मटर के पौधे का। मानव में आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी है, 20, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था एक्चुअली, और ये 20 से पता नहीं, लुसेंट में तो 20 ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ 20 लिखा, लेकिन आवश्यक जब है तो हम 9 कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग पर ये देते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर हमें कमेंट करके बताना कि आखिर है क्या, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ 20 लिखा, एज ए लुसेंट में दिया हुआ था, इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है, थाइलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थाइलोफाइटा।
आयोडीन किस आयोडीन आयोडीन से नहीं बनता, बल्कि आयोडीन किससे बनता है तो फिर लैमिनेरिया से बनता है। किससे बनता है आयोडीन, किससे बनता है तो लैमिनेरिया से बनता है आयोडीन। फिर है अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल खाते हैं। अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर लेकर के जाते हैं तो वो क्लोरेला नामक शैवाल लेकर के जाते हैं। किसे मिलता है क्लोरेला। और ये पीछे भी अगर यहाँ पर आप गौर से देखें तो आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से ही बनता है, लेमिनेरिया शैवाल से। ठीक है। कवक का अध्ययन क्या कहते हैं तो कवक को बोलते हैं माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। लाइकेन के अध्ययन को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी। लाइकेन के अध्ययन को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक कौन है, SO2। जो SO2 है वो लाइकेन वायु प्रदूषण का, SO2 जो है वो वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम यानी बेस्ट सूचक है ना, तो ये याद रखना। पेड़ की छाल पर उगने वाला पौधा जो लाइकेन होता है उसको बोलते हैं कोर्टिकोल्स बोलते हैं। पेड़ की छाल पर जो उगता है उसको बोलते हैं कोर्टिकोलस। और चट्टान पर जो उगता है उसको बोलते हैं सेक्सिकोल्स। जो चट्टान पर सेक्सिकोल्स, पेड़ की छाल पर कोर्टिकोल्स। जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था ल्यूवेन हॉक। और ये वही ल्यूवेन हॉक है, आई थिंक मेरे हिसाब से जो अभी हम लोग देखे थे कि सबसे पहले ये सेल को देखने का काम किसने किया था, ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है। तो जो बैक्टीरिया की खोज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे ल्यूवेन हॉक। जीवाणु नाम किसने दिया था, तो जो बैक्टीरिया नाम है वो एहरेन वर्ग के द्वारा दिया गया था। बैक्टीरिया नाम किसके द्वारा दिया गया था, एहरेन वर्ग के द्वारा दिया गया था। फिर रेबीज का टीका या दूध का पाश्चुराइजन, ये दोनों को खोज किसने किया था, लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। वायरस की खोज किसने किया, वायरस की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था इवानोवास्की। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एथिलीन। फिर से पढ़ते हैं, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है वो नाम है एथिलीन, उसको कहते हैं, उसको क्या है, एथिलीन कहते हैं। फूल खिलाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, फ्लोरिजेंस कहते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो कुनैन प्राप्त होता है सिंकोना के छाल से। कुनैन सिंकोना के छाल से। 2 और 4D क्या है, तो ये एक प्रकार के खरपतवारनाशी है। 2 और 4D क्या है, ये एक प्रकार का खरपतवारनाशी है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन है, यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा का नाम है यूकेलिप्टस। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन है, सिकोया। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा का नाम है लेमना। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा का नाम क्या है, लेमना है। ठीक है। फिर सबसे छोटा बीज है आर्किड। सबसे छोटा बीज है आर्किड। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फूल कौन है, रेफ्लेसिया। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु है ना, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, सॉरी, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, बेंगलुरु। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, तो अम्लीय वर्षा SO2, SO3 और NO के कारण होता है। अम्लीय वर्षा किसके किसके कारण होता है, तो SO2 के कारण होता है, SO3 के कारण होता है और NO के कारण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार कब किया था, 5 जून 1973 को सम्मेलन हुआ था। उसी दिन से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस हुई थी, MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये कब हुआ था, 1984 में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो मिनी माता रोग होता है पारा युक्त पानी पीने से। जब पानी में पारा की मात्रा रहेगा तो आपको मिनी माता रोग हो जाएगा। ठीक है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके द्वारा की जाती है, तो नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से होता है। यानी पानी में कितना ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है, इसी से नदियों में जल प्रदूषण की माप किया जा सकता है। फिर केचुआ। केचुआ किस ग्रुप में आता है, तो एनालिडा ग्रुप में आता है। और केचुआ की आंख नहीं होता, ये भी देखिए मैंने लिखा। केचुआ एनालिडा ग्रुप में आता है और इसका कितना जोड़ा हृदय है, तो 4 जोड़ा हृदय है। यानी केचुआ 4 को हृदय लेके घूम रहा है ना। कॉकरोच के हृदय में कितना कक्ष होता है, तो कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, 13। रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, यानी ये क्षारीय है। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा भ्रूण की अवस्था में रहता है तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, यकृत तथा प्लीहा में। यकृत प्लस प्लीहा में होता है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, वैज्ञानिक का नाम था
कार्ल लैंड स्टीनर। सर्वदाता रक्त समूह, जो सबको खून दे सकता है वो कौन है? वो है। और सर्वग्राही, जो सबसे खून ले सकता है वो कौन है? AB। फिर से, जो सबको दे सकता है वो O है, और सब जो ले सकता है वो AB है। ठीक है। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है? तो रेनिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रेनिन। पीत रस का स्रावन कहाँ से होता है? तो पीत रस का स्रावन होता है लीवर यानी यकृत से। टाइलिन कहाँ पाया जाता है? तो टाइलिन लार में पाया जाता है। टाइलिन कहाँ पाया जाता है? लार में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, जो 1.5 से 2 kg का होता है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए लीवर है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर। शरीर के अंदर खून को जमने से कौन रोकता है? तो शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है हिपैरिन। कौन रोकता है? हिपैरिन। जहर से मरे व्यक्ति की जांच के लिए कौन सा सुराग मिलता है? कहाँ से सुराग मिलता है? तो लीवर से। जो आदमी जहर खा के मरता है, मतलब जो मर जाता है, उसका जांच करेगा लीवर, तो लीवर से पता लगता है कि आदमी जहर खाया है कि नहीं। नाशपाती जैसा आकार किसका होता है? तो पिताशय, यानी बोल सकते हैं पिताशय, यानी पिताशय। पिताशय या आई थिंक मेरे हिसाब से अग्नाशय होना चाहिए था। अग्नाशय होना चाहिए था। नाशपाती जैसा आकार किसका होता है? मेरे हिसाब से अग्नाशय होना चाहिए था। फिर से एक बार जरा देख लेना तो, है ना, सॉरी। पिताशय का जो नाशपाती जैसा आकार, यहाँ मैंने लिखा पिताशय, लेकिन होना चाहिए था अग्नाशय। एक बार देख के आप कमेंट कर देना, ठीक है। पित्त का रंग कैसा होता है? तो पित्त का रंग होता है हल्का पीला आता है। कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। हल्का पीला रंग का। और इसका पीएच मान कितना? 7.7 होता है। 7.7 होता है। पित्त का जो जल का पित्त में जो जल का मात्रा है वो 85% है। और पित्त में वाइल का पिगमेंट, यानी जो हरा रंग का वाइल पिगमेंट होता है, उसका होता है 12%। वो कितना परसेंट होता है? 12% के अप्रोक्सीमेट होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अग्नाशय में। मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन है? तो वो है हार्ट। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो वो है हार्ट है। हृदय की ओर ले जाने वाला रक्त, जो वाहिनी है, उसे क्या बोलते हैं? सीरा। तो इसको याद रख सकते हैं। हृदय मतलब हृदय रहता है सर की तरफ, तो हृदय की तरफ लेके जाएगा तो उसको सिर बोलेंगे, यानी सीरा बोलेंगे। ठीक है। और हृदय से शरीर की ओर लेकर के जाएगा तो उसे रक्त वाहिनी को बोलेंगे धमनी। उसे क्या बोलेंगे? उसे धमनी बोला जाएगा। ठीक है। फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो मशीन होता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो मशीन है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। हार्ट रेट को नियंत्रित कौन करता है? हार्ट रेट को नियंत्रित करने वाला हार्मोन दो है। एक है एड्रीनेलिन, एक है थायरोक्सिन। यानी हार्ट रेट को नियंत्रित करने वाले दो हार्मोन है। एक है एड्रीनेलिन और दूसरा है थायरोक्सिन। आम्ल है जो हार्ट के रेट को क्या करता है? देखिए ऊपर एरो लगा हुआ है, नहीं बढ़ा देता है। आम्ल हार्ट के रेट को बढ़ा देता है और बेस हार्ट रेट को क्या कर देता है? कमा देता है। ठीक है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। किडनी में बनने वाला पथरी किस चीज का बना होता है? और जो किडनी में पथरी बनता है वो किस चीज का रहता है? तो वो होता है कैल्शियम ऑक्जीलेट का होता है। किसका रहता है? कैल्शियम ऑक्जीलेट का। मस्तिष्क का जो सबसे बाहरी आवरण होता है किस चीज का बना होता है? क्रेनियम। जो मस्तिष्क का सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम का बना होता है। मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो बोलते हैं सेरेब्रम है। कौन है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है सेरेब्रम। अब मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो संतुलन बनाने के लिए सेरिबेलम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। विकसित भाग पूछेगा तो सेरेब्रम, और बैलेंस बनाने के लिए बोलेगा तो सेरिबेलम। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग कौन है? तो वो है मेंड्यूला। मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। मेंड्यूला ऑब्लेंगेटा इसका मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। और मेरुरज्जु तंत्रिका कितनी होती है मनुष्य में? तो वो 31 होती है। कितनी होती है? मेरुरज्जु तंत्रिका 31 होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। मानव शरीर के खोपड़ी में कितनी हड्डी है? खोपड़ी में 29 हड्डी। चेहरा में 14, चाह से चेहरा, चाह से 14। और कान में 6। कान में कितनी हड्डी है? कान में टोटल 6 हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज भी कहाँ है? कान में ही है। मनुष्य में टोटल वर्टिब्रल कॉलम की संख्या कितनी है? 33। मनुष्य में टोटल वर्टिब्रल कॉलम कितनी है? 33 है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी, जो कान में पाई जाती है। मांसपेशी और अस्थि को कौन जोड़ता है? मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है
टंडन कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है लिंगामेंट। कौन जोड़ता है? लिंगामेंट। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किस हार्मोन की कमी से मनुष्य बौनापन हो जाता है? एसटीएच हार्मोन। अगर शरीर में एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो मनुष्य बौना हो जाता है। क्या हो जाता है? बौना यानी छोटा हो जाता है। शिशु के लिए स्तनों में दूध का स्राव उत्पन्न हो जाता है और करने वाला जो हार्मोन है वो है एलटीएच हार्मोन। और ये बिहार सीजीएल 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शिशु के लिए स्तनों में दूध का जो स्राव उत्पन्न करने वाला हार्मोन है वो कौन है? तो वो है एलटीएच हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है? एलटीएच हार्मोन है। मानव शरीर में हड्डियां एवं बालों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? मानव शरीर में हड्डी के विकास के लिए और बाल के लिए तो वो है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन। मानव शरीर में हड्डी एवं बालों के लिए कौन विकास के लिए? थायरोक्सिन हार्मोन है। और ये इस बार थायरोक्सिन हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया था कि थायरोक्सिन हार्मोन किसके और किस चीज में इंपॉर्टेंट होता है? तो वो ये कहने का मतलब जनन तंत्रिका में भी यानी जनन में भी इंपॉर्टेंट होता है थायरोक्सिन। जड़ मानवता यानी क्रेटिनिज्म, मिक्सीडमा, हाइपोथायरॉयडिज्म, घेंघा, ये सब जितने भी रोग होते हैं वो थायरोक्सिन के कमी के कारण होते हैं। तो ये इसको पढ़ लेना। क्रेटिनिज्म, मिक्सीडमा, हाइपोथायरॉयडिज्म और घेंघा ये सब के सब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। पैराथायराइड यानी आक्टू ग्लैंड। पैराथायराइड मतलब आक्टू ग्रंथि को बोलते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो पैराथायराइड ग्लैंड गला में पाया जाता है। पैराथायराइड हार्मोन कब स्रावित होता है? जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो आपका पैराथायराइड हार्मोन स्रावित करना शुरू कर देगा। यानी पैराथायराइड हार्मोन कब स्रावित होगा? जब कैल्शियम की कमी होगी। तो फिर एड्रीनल ग्लैंड कहाँ से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को बोलते हैं लड़ो एवं उड़ो। लड़ो और उड़ो, है ना। फाइट एंड फ्लाई जिसको बोलते हैं। आपातकाल हार्मोन यानी आपातकालीन समय में जो हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रीनलिन हार्मोन को कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से ही एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी एड्रीनल ग्लैंड से ही एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है और इस एड्रीनलिन हार्मोन को ही लड़ो एवं उड़ो कहते हैं। ठीक है, इस एड्रीनलिन हार्मोन को ही क्या कहते हैं? लड़ो एवं उड़ो कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो वो है फेफड़ा। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा, इसलिए इसको फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? तो लैरिंग्स से जो कि आवाज निकलता है तो इसके लिए इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो एक होता है लैरिंग्स, एक होता है फेरिंग्स। तो आपको बताना फेरिंग्स किस चीज में काम करता है। ठीक है, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा की तुलना में क्या होगा? तो बड़ा होता है। दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा की तुलना में बड़ा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड में कौन करता है? तो वो हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड में कौन करता है? तो वो हेमोग्लोबिन के कारण करता है। फिर है यहाँ पर अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन क्या है? ये वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, यानी ऑक्सीजन विदाउट श्वसन, है ना, इसको बोलते हैं अनॉक्सी। और ऑक्सी वो होता है जिसमें ऑक्सीजन के साथ श्वसन होता है। तो जब अनॉक्सी श्वसन होगा, अनॉक्सी मतलब जहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा श्वसन में, तो उसके अंत में क्या बन जाएगा? उसके अंत में बनेगा पायरुविक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? पायरुविक अम्ल बनेगा। यानी जिस श्वसन में ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसके लास्ट में बनेगा पायरुविक अम्ल बनेगा। वे पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। वे पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाएंगे उसे न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। सबसे सरल अवस्था वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो वो है मोनोसेकेराइड। सबसे सरल अवस्था में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। और ये ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड किसका एग्जाम्पल है? तो मोनोसेकेराइड में क्या पाया जाता है? तो ग्लूकोज। यानी आप बोल सकते हैं कि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है और ग्लूकोज सबसे सरल अवस्था में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट भी है। कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है? तो गेहूं। एक्चुअली ये लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया, लेकिन बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स खाने पीने में क्या है तो वो गेहूं ज्यादा मेन सोर्स होता है। प्रोटीन शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का यूज करने वाला सबसे पहले था बर्जेलियस। मैं इसको याद किया था कि मेरा एक दोस्त था बर्जेस। बर्जेस का बॉडी बहुत ज्यादा मतलब जिम में जाके बना लिया था। क्यों? क्योंकि प्रोटीन खा के। तो प्रोटीन शब्द का यूज बर्जेलियस के द्वारा किया गया था। वुमेन का पर डे कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम वुमेन को चाहिए, प्रोटीन चाहिए।
बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो बच्चों में क्वाशियोरकर और मरासमस नामक बीमारी हो जाती है प्रोटीन की कमी के कारण। वसा का अ, वसा का मानव शरीर में संश्लेषण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वसा का मानव शरीर में संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट है विटामिन के नाम है। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, और इसके कमी के कारण रतौंधी या जीरोथैल्मिया हो सकता है। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल की कमी से आपको रतौंधी या जीरोथैल्मिया हो सकता है। विटामिन बी1 को थायमिन बोलते हैं, और थायमिन की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लोविन, क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन बोलते हैं, और इससे त्वचा या जीभ का फटना, ये सब वगैरह त्वचा फटने उठने लगता है बी2 यानी राइबोफ्लोविन के कमी के कारण। बी3 को बोलते हैं नियासिन, नियासिन के कारण पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम हो सकता है। बी5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, और पेंटोथेनिक अम्ल के कारण बाल का सफेद होना और मंद बुद्धि हो जाएगा, बी5 यानी पेंटोथेनिक अम्ल के कारण। बी6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। अब पायरोडॉक्सिन मतलब पायर मतलब होता है आग, पायरो मतलब होता है आग, आग में कोई भी काम करोगे तो एनीमिया, है ना, एनीमिया हो जाएगा। तो बी6 पायरोडॉक्सिन मतलब एनीमिया। कहता है ना कि एनीमिया जिसमें खून की कमी होता है उसको ज्यादा गुस्सा से जल जल करता है, यानी फायर फायर मतलब आग धर देता है। विटामिन बी7 के नाम से बायोटीन को बोलते हैं, और बायोटीन की कमी से आदमी को लकवा लग सकता है, बी7 बायोटीन लकवा। बी11 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड के कारण फॉलिक एसिड की कमी के कारण आपको एनीमिया हो सकता है या फिर पेचिस नामक रोग हो सकता है। फिर है विटामिन बी12, विटामिन बी12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन के कारण आपको एनीमिया या पांडु रोग हो सकता है। तो एनीमिया तो नहीं, लेकिन पांडु रोग के बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है। विटामिन सी को बोलते हैं स्कारबिक एसिड, विटामिन सी हो गया स्कारबिक एसिड, और स्कारबिक एसिड की कमी के कारण स्कारबी या मसूड़े वाले रोग हो सकते हैं। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल इसलिए जब भी आप विटामिन D3 की गोली खाते होंगे तो उसमें लिखा हो रहता है ओले कैल्सीफिरोल, तो विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफिरोल, और इसके कारण के कारण बच्चों में रिकेटस और बच्चों में ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है। बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, और यानी टेकोफेरॉल की कमी के कारण जनन शक्ति में कमी आ सकता है। विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनिन, विटामिन के को फिलोक्विनिन, और इसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी आपको बह रहा तो वो बहते ही रहेगा विटामिन के कारण। लेकिन शरीर के अंदर खून का थक्का कौन नहीं जमने देता? हिपैरिन। कौन? हिपैरिन। ये है जो शरीर के बाहर खून गिरने से, जो जब बाहर खून गिरला तो कहीं कट छट जाता है तो उसको रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। और हिपैरिन जो होता है वो शरीर के अंदर खून न जम जाए, इसलिए हिपैरिन का यूज होता है। मानव शरीर में जल कितना % होता है? तो बाहर का 65 से 75% तक जल होता है। विटामिन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था फंक, और 1911 ईस्वी में किया था फंक साहब। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बी और सी, है ना। बी और सी क्या होता है? तो जल में घुलनशील होता है। भाषा में घुलनशील होते हैं एडिक, ADE के भाषा में होते हैं एडिक, इसको पढ़ते हैं। भाषा में घुलनशील विटामिन कौन है? ADE के, एडिक। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। फिर है वह कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारा शरीर करता है? तो विटामिन डी और विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन के है जिसका संश्लेषण हमारा बॉडी करता है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग दिल्ली प्लस RBC को प्रभावित करता है। पायरिया मसूड़ा को प्रभावित करता है। पेचिस रोग आंत को प्रभावित करता है। पेचिस रोग किसको करता है? आंत को प्रभावित करता है। काला ज्वर किसे करता है? अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। काला ज्वर किसको प्रभावित करता है? तो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। सोने की बीमारी का वाहक कौन है? सोने की बीमारी आपको हो जाएगी, बार बार नींद आएगा, सीसी मक्खी के कारण, है ना। काला ज्वर का वाहक कौन है? तो काला ज्वर का वाहक भी है ब्लू मक्खी। काला ज्वर किसके कारण होता है? तो ब्लू मक्खी के कारण होता है। फिर है बीमारी है, और यहाँ पर उसका प्रभावित अंग है टिटेनस के कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटेनस के कारण क्या होगा? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित होता है। हैजा के कारण आंत प्रभावित हो जाता है, हैजा में आंत। टाइफाइड के कारण भी आंत प्रभावित होता है, टाइफाइड के कारण भी आंत को प्रभावित किया जाता है। क्षय रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है, क्षय रोग मतलब टीबी में फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया श्वास नली में होता है, डिप्थीरिया तो श्वास नली को प्रभावित करेगा। प्लेग होता है फेफड़ा, प्लेग फेफड़ा को प्रभावित करेगा। काली खांसी भी श्वसन तंत्र से संबंधित है, खांस कर मर जाएगा आदमी। काली खांसी श्वसन तंत्र के कारण होता है। निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है, निमोनिया भी किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। फिर कोढ़ रोग किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
ओढ़ रोग किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। फिर गोनोरिया, गोनोरिया किसको? तो मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। गोनोरिया नामक बीमारी खतरनाक बीमारी है, गोनोरिया मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। सिफिलिस, सिफिलिस किसको प्रभावित करता है? तो सीशन, सिफिलिस सीशन को प्रभावित करता है। फिर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के ब्लड में प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, यह बताने वाले सबसे पहले महानुभाव थे लेवरन। कौन थे? लेवरन के द्वारा मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के ब्लड में प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, और ये बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति जी का नाम था लेवरन। मलेरिया का वाहक मच्छर है, किसने बताया था? तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ये बताया था कि मलेरिया से जो इसको हो जाएगा उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम रहेगा, तो वो बताया लेवरन। और ये मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, ये बताने वाले आदमी का नाम था रोनाल्ड रॉस। इस व्यक्ति का नाम था रोनाल्ड रॉस। मलेरिया की दवाई मैंने दो लिखा, बहुत सारी दवाई थे लेकिन डॉक्टर तो बनना है। तो मलेरिया की दवाई दो है, एक है क्विनाइन, एक है फ्लोरोक्विनाइन। ये दोनों को बार बार हम बहुत एग्जाम में देखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा क्विनाइन और फ्लोरोक्विनोन। ठीक है। कॉलेरा, टीबी, ये सब किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। पहले तो यही याद रखना कि कॉलेरा और टीबी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। और इसको खोजने वाला व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट कोच। कौन था? रॉबर्ट कोच। बच्चों को डीपीटी टीका किया जाता है, डी से डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस से बचाव के लिए। बच्चों को डीपीटी यानी डी से डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी, ये सब से बचने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। फिर मैंने यहाँ कुछ ट्रिक का भी यूज किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभी इतना याद करने से अच्छा है कि ट्रिक याद कर लीजिए, और मैं ट्रिक्स के माध्यम से इस सब बीमारी को इसमें याद रखता हूँ। फंगस से होने वाले बीमारी कौन कौन है? तो फंगस होने वाले बीमारी के लिए गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये याद रख सकता है। फंगस के से होने वाले गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंज से गंजापन, गंजा से गंजापन, दामा से दामाद मतलब दम्मा, फिर दा से दांत कांत खुजली, और खाए से खुजली हो गया है ना, दांत से दांत और खाए से खुजली, और फ्रूट से एथलीट फुट नामक बीमारी हो गया। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसको ट्रिक से याद कर लेना, ज्यादा टाइम का बचत होगा। वायरस से होने वाली बीमारी कौन है? वायरस से रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ये बहुत फेवरेट है, और चूंकि मेरा भी बहुत पहले से ही फेवरेट है और ये लंबे टाइम तक याद रखने के भी काम करता है, तो मैं इसको कंटिन्यू की मतलब यहाँ भी लिखा हूं मैंने। रेखा हमें हिट करके पोइचे चली गई। रस से रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीस, में से मेंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, टा से ट्रैकोमा, करके यहाँ साइलेंट है, पो से पोलियो, ए से एड्स, चा से चेचक, छो से छोटी माता, ड से डेंगू, डे से डेंगू, ग से गलसूंद, और ई से इन्फ्लुएंजा। ई से इन्फ्लुएंजा इंपॉर्टेंट है, 3-4 और 5 बार लिखोगे। मैंने 3-4-5 बार लिखा हूँ और वो मुझे अच्छे से याद है, कोई दिक्कत ऐसा है। तो रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, 3-4-5 बार लिखोगे आपको याद होगा। फिर है एड्स, फुल फॉर्म एड्स का क्या है? तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बहुत बार पूछा गया, इसको आपको याद रख लेना है। जीका बुखार किसके कारण होता था? जीका बुखार जीका वायरस के कारण होता है, और इसका भी वाहक होता है एडीज मच्छर के कारण ही होता है। जीका वायरस भी, इसका भी वाहक कौन है? एक मच्छर है, एडीज मच्छर। वर्णांधता में कौन सा कलर नहीं पहचाना जाता? तो वर्णांधता में लाल और हरा शब्द, लाल और हरा रंग को दिखाई नहीं देता। लाल एक्चुअली लाल हरा दिखाई देता, ऐसा नहीं कि लाल और हरा दिखाई नहीं देता, मतलब पहचान में नहीं आता। लाल उसको हरा दिखाई देगा, हरा कुछ और ही कलर को दिखाई देता है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है। वर्णांधता रोग के वाहक कौन है? तो वर्णांधता रोग का वाहक है फीमेल, फीमेल के कारण होता है। वर्णांधता रोग एक्चुअली फीमेल के थ्रू फैलता है और प्रभावित हमेशा मेल को करता है। ठीक है। हेमोफीलिया रोग में क्या होता है? हेमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, जैसे बोले ना कि जो विटामिन ये थी, क्या उसको बोलते हैं, इसके पहले जो भी पढ़े थे फिलोक्विनोन जो करके पढ़े थे, एक्चुअली वहां पर इसमें कमी हो जाती है, और उसी के कमी के कारण ये हेमोफीलिया रोग हो जाता है। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होता। टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी किसमें होता है? तो वो फीमेल में होता है। टर्नर सिंड्रोम बीमारी फीमेल में होता है। एक्चुअली दिन भर खुद से भी कुछ अपना काम भी होता है, खुद से पढ़ना भी होता है, फिर क्वेश्चंस भी बनाना होता है। अभी आई थिंक मेरे हिसाब से अगर हम टाइम देखें तो ये मतलब बहुत टाइम हो चुका है रात का, तो थोड़ा सा नींद भी आ रहा है, इसके कारण भी थोड़ा दिमाग उतना ज्यादा काम भी नहीं कर रहा है। जो है वो मैं मतलब बेसिकली सिर्फ पढ़ रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं एक्चुअली वो ये सब मेरे याद है, मतलब 3-4 मतलब इसको 5-7 दिन पहले मैंने पढ़ा था, और पर डे इसको 1-2 बार रिवीजन में, मतलब सुबह जब भी उठता हूँ तो मैं सबसे पहले जो भी मैं पढ़ा हुआ रहता हूँ उसके पीछे उसको मैं रिवीजन अच्छे से कर लेता हूँ, तो हमको याद है। बट चूंकि इतना लेट हो चुका था कि देख लो मेरा आवाज, मुंह से आवाज भी निकलना था, गला भी बैठ गया बोलते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इसको अभी हम कंप्लीट ही करेंगे। क्लीने फिल्टर सिंड्रोम किसमें होता है? तो क्लीने फिल्टर सिंड्रोम नामक जो बीमारी होता है वो मेल में होता है, और इसके कारण नपुंसक हो जाता है, और मेल को भी आस्थान आ जाता है। मेल में क्या आ जाता है? आस्थान आ जाता है, और ये गुणसूत्र 47 हो जाता है इसमें, क्योंकि गुणसूत्र होने चाहिए 46,
तो इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है वो 47 हो जाता है। इसीलिए क्लेनीफेल्टर नामक सिंड्रोम जो बीमारी है वो किसमें होता है, मेल में होता है। फिर है इटाई इटाई नामक रोग, किसमें होता है, इटाई इटाई नामक रोग होता है कैडमियम के कारण होता है। इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होता है, तो वो कैडमियम में इसके कारण होता है, कैडमियम के कारण। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेन ऐसे, है ना, ये एलिसा का फुल फॉर्म है। और एलिसा एचआईवी की जांच के लिए इंपॉर्टेंट है एलिसा। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। और बीसीजी का टीका कब लगाया था, जब बच्चा कोई जन्मता है तो उसमें उस पर बीसीजी का टीका लगाया जाता है। वायरस से संक्रमित शरीर की कोशिका कौन सा प्रोटीन बनाती है, तो वायरस से जब कोई भी शरीर संक्रमित हो जाएगा तो वो इंटरफेरॉन नाम की प्रोटीन बनाना शुरू करता है, इंटरफेरॉन नाम की प्रोटीन बनाती है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, 1975-76 में। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1975-76 में। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, 1997 में राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। पोलियो वैक्सीन की खोज कब हुआ था, 1952 में जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। और फिर 1962 में आया था अल्बर्ट साबिन, यानी दो व्यक्ति हैं साल्क और साबिन, साल्क और साबिन के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। हृदय प्रत्यारोपण की खोज करने वाला था क्रिश्चियन बर्नार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था, पेंटिक के द्वारा किया गया था, इंसुलिन की खोज पेंटिक, और ये शुगर पेशेंट के लिए काम में आता है। पेनिसिलिन की खोज करने वाला नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज कौन किसने किया था, तो वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, तो हाइनेमैन, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, हाइनेमैन है। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो डीएनए का संश्लेषण करने वाले व्यक्ति का नाम है कॉर्नबर्ग, डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, कॉर्नबर्ग। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का खोज किसने किया था, लैनिक, स्टेथोस्कोप लैनिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज करने वाला था फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन की खोज किया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है, पेनिसिलिन है, और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हृदय गति को कम हो जाने पर कौन सा सामान्य अवस्था में लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेस मेकर, जिसका हृदय गति कम हो गया उसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए पेस मेकर का यूज किया जाता है। सबसे व्यस्ततम अंग हृदय है, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ चुका हूँ। सबसे व्यस्ततम अंग हृदय। सबसे बड़ा मैमल्स कौन है, ब्लू हेल्स, सबसे बड़ा मैमल्स कौन है, ब्लू हेल्स। और सबसे बड़ा स्थलीय, चूंकि ये जल में रहता है ब्लू हेल्स, लेकिन स्थल में सबसे बड़ा मैमल्स है अफ्रीकन हाथी, अफ्रीकन एलिफेंट। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी कोशिका का नाम है न्यूरॉन, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, न्यूरॉन है। सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा, सबसे बड़ा अंग है त्वचा। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कितना होता है आपको बताना। हम भी देखना चाहते हैं कि कौन है जो इतना लास्ट तक वीडियो को देख रहा है, ठीक है, जो क्योंकि जो देखेगा वही इसका आंसर देगा। ये जो बॉडी टेम्परेचर है ये बताना कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6.0, मूत्र का पीएच मान होता है 6.0। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, जो क्षारीय होता है। शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है, तो शरीर में 639 यानी 639, शरीर में कुल पेशियों की संख्या होती है 639। अब यहाँ पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है, पेनिसिलिन कवक से। और पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है, और इसको खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जी से गनोरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पन से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ट से तपेदी, का से काली खांसी, टी से टिटेनस, का से कुष्ठ, न्यू से न्यूमोनिया, और है से हैजा। यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग के लिए आप जीएसटी पंडित का टीका न्यू है रिदम याद रख सकते हैं, निमोनिक याद रख सकते हो। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन है, प्रोटोजोआ से है पापा काम्पेस होते हैं, प्रोटोजोआ के लिए है पापा काम्पेस होते हैं। पा से पायरिया, है ना, पापा से पायरिया ही है। का से कालाजार, मा से मलेरिया, पे से पेचिस, और सोते से सोने की बीमारी, सोने की बीमारी का भाग सीसी मच्छर है ना, पहले पढ़ चुके हैं। आई थिंक ये 243 क्वेश्चन है, और ये इसके बाद देखिए ब्लैंक हो गया, यानी इतना ही मेरा नोट्स है 243। और इससे ज़्यादा बायोलॉजी अब आपको मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़ना है तो आपके बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कहीं से भी जाके पढ़ सकते हैं, है ना।
बट मैं इतना ही पढ़ के सिविल क्लर्क मेंस में जा रहा हूँ और मुझे 101% बिलीव है कि मेरे नोट से आएंगे। ये पता नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाता है मेरे अंदर थोड़ा सा, है ना। इसीलिए क्योंकि ये पूरे अगर लूसेंट को अगर आप पढ़ो तो मेरे हिसाब से जब भी आप लूसेंट भी पढ़ के अगर क्वेश्चन बनाना शुरू करो तो इससे ज्यादा तुम नहीं बना पाओगे, है ना। इससे ज्यादा फिर जो भी बनेगा तो फिर बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस में वो नहीं आने वाला। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और रात के बज रहे हैं 3, तो अब हम चले सोने के लिए।